गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा सा डिले हो गया, 5 मिनट, सॉरी 5 तो नहीं, 1-2 मिनट का डिले हुआ होगा। तो वेरी गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड E1, E2, E1 CB एंड SN1। तो मुझे लगता है आप सबने DPP सॉल्व की होगी और क्वेश्चंस भी किए होंगे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है अब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर SN2। मेरे को लगता है SN1 में मैंने आपको कहा था काफी सारी चीजें SN2 में भी कवर होंगी, तो आज की क्लास में हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे जो SN1 के भी पार्ट हैं। जैसे आज की क्लास में हम कंपैरिजन करेंगे, एक्सप्लेन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ SN1। हाँ वरुण, आज की क्लास में बहुत सॉल्वेंट के ऊपर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आज हम SN2 और SNI ये दो रिएक्शन मैकेनिज्म कवर करेंगे। एक है SN2 और दूसरा है SNI, और कंपैरिजन भी सीखेंगे SN1 SN2 का E1 E2 के साथ, SN2 और E2 इन सब के ऊपर। ठीक है। अंकुर पूछ रहा, आर यू सफरिंग फ्रॉम कोल्ड? हाँ हाँ, ना कोरोना वाला कोल्ड नहीं है यार, बस एक थोड़ा कभी कभी गले में हो जाता है, वैसा है। कोरोना नहीं है क्योंकि फीवर नहीं है। विष्णु यस, यो आपका भी कमेंट दिख रहा है। तो स्टार्ट करेंगे SN2। देखो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म एक सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है, और वो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है, जैसा अभी आप इमेज में देख भी रहे होगे कि एक सब्सट्रैक्ट है जिसपे जो अटैक है ग्रुप का वो बैक साइड से हो रहा है और फ्रंट साइड से लीव कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो अटैकिंग स्पीसीज है यहां जो अटैक कर रहा है, तो इसका अटैक करना और ये जो पिंक वाली बॉल है इसका लीव करना, ये एक साथ हो रहा है। तो अब इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, जो बेसिक डेफिनेशन है कि भाई बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, फ्रंट साइड से जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल रहे हैं, तो कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है और ट्रांजिशन स्टेट इसमें नहीं बनती। ठीक है, फाइन। तो अब इसके बेसिक्स समझते हैं। देखो मैंने SN1 में कुछ चीजें आपको बताई थी, आज SN2 में उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियोफाइल है और जिस कार्बन में हैलोजन लगा है, इस हैलोजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जो न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं जिसमें कि लिविंग ग्रुप लगा है, वो sp3 हाइब्रिडाइज है। ध्यान से समझना, sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है कि ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर रहा होगा। अब इसके 4 वैलेंसीज हैं और ये इस तरह से टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्ड बनाए होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस X के साथ शेयर्ड है। अच्छा, हमें ये मालूम है कि हर एक ऑर्बिटल का एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होते हैं जो ठीक उस बॉन्डिंग ऑर्बिटल से 180 के एंगल पे होते हैं। तो ये जो X है इसका एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहां पे होगा जो इसके पीछे की तरफ होगा। देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, वो ये जो 3 ग्रुप्स हैं वो काफी छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि न्यूक्लियोफाइल इजीली बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अपने इलेक्ट्रॉन इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देता है। जनरली हम ये कहते हैं कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो सिस्टम की एनर्जी काफी बढ़ जाती है, लेकिन SN2 में ये ऑब्जर्व किया गया है कि इलेक्ट्रॉन ऑल्दो एंटी बॉन्डिंग में एंटर करते हैं बट ओवरऑल मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जितनी एंटी बॉन्डिंग के लिए बढ़ती है। अब सवाल है ऐसा हुआ कैसे? तो देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी फेनोमेनन होती है। वो क्या होती है? ये जो X है वो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है कार्बन से। तो अब कार्बन और इस X के बीच में बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये जो न्यूक्लियोफाइल है और उसके और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनते हैं और ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। अब मैं उसका रीजन समझाता हूं इक्विलिब्रियम में होगा क्यों कह रहा हूं मैं। देखो इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी इस कार्बन के पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो वो 9th इलेक्ट्रॉन होगा और 9th होगा तो एंटी बॉन्डिंग में आएगा। लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा, एक्सपेरिमेंट से हमने ये प्रूफ किया कि जब भी न्यूक्लियोफाइल इस पे आते हैं तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं बट एनर्जी उतनी नहीं बढ़ती। इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन के दौरान हर एक टाइम पे जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करता है। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे मेंटेन कर रहा होगा? ये जो X है वो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना इस कार्बन से दूर जा रहे होते हैं। साइमल्टेनियसली ये जो Y है वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है। तो इसका मतलब है Y के इलेक्ट्रॉन का आना कार्बन पे और कार्बन से X के इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना, ये दोनों साइमल्टेनियसली है।
इसका मतलब है देयर इज ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन एंड बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड एक्स। ये एक साथ होते हैं जिसकी वजह से हर मूवमेंट, हर ट्रांजिशन स्टेट के मूवमेंट कार्बन के पास हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। इसलिए इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनते और एक सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अगर मैं रेट की बात करूं, क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर नहीं पाएगा, इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रेट सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड थोड़ा सा कम है, आर के आती है नॉट सेकेंडरी, और अगर 2 आर ग्रुप आएंगे और भी कम है। टर्शियरी में हम SN1 ऑब्जर्व नहीं करते। इस रिएक्शन मैकेनिज्म में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप K1 और K2 में कौन सा है? K1, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, और K1 में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 2। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो इसका रेट लॉ होता है वो होता है आपका K1 मल्टीप्लाइड बाई RX मल्टीप्लाइड बाई न्यूक्लियोफाइल। इसमें और SN1 में डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में SN1 में 0 ऑर्डर था, यहां पे 1 ऑर्डर है। इसका ये मतलब हुआ कि न्यूक्लियोफाइल अगर आप स्ट्रॉन्ग लोगे तो SN2 फास्ट होगी, लेकिन SN1 में न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रॉन्ग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लाइन सबके समझ में आ गई? वरुण अभी उतनी दूर पहुंचा नहीं हूं, मैं थोड़ी देर के बाद आते हैं। रोहित, रेट RDS मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब आते हैं हम कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं SN1 की तरह, अगर SN2 का भी ग्राफ है, तो ये आपका कार्बन और न्यूक्लियोफाइल है जो अटैकिंग स्पीसीज हैं। ये इस पे जब अटैक कर रहा है तो ये सीधे आया एक ट्रांजिशन स्टेट पे, और उसके बाद सीधे आपको क्या प्रोडक्ट दे रहा है? प्रोडक्ट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बना। इसीलिए SN2 को आप कहते हो सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। फारूक, एक बार और बता रहा हूं आपके लिए, देखो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ना SN1 तो समझ गए थे तुम, मैं SN1 SN2 के कंपैरिजन बाद में करूंगा। SN2 में मैं ये कह रहा हूं कि ये एक लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप में आप हैलोजन वगैरह कुछ भी ले सकते थे। आप जो न्यूक्लियोफाइल लेते हो, ये न्यूक्लियोफाइल ना इस लिविंग ग्रुप के अपोजिट से अपने इलेक्ट्रॉन देता है। न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड टूट रहे हैं, और ये साइमल्टेनियस है। और फिर न्यूक्लियोफाइल यहां पे लग गया और आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। इस केस में बीच एक ऐसी कंडीशन भी होती है जहां पे कार्बन की जो तीनों बॉन्ड्स हैं वो ऐसे होते हैं, और लिविंग ग्रुप वाला ऊपर की तरफ होता है और न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से आता है। तो ठीक sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन का जो शेप है उस तरह का शेप ये बन के आता है। वरुण, वी कैन नॉट एबल टू से दैट ऑलवेज द SN2 इज एक्सोथर्मिक। मैंने जो डायग्राम बनाया, ऑल्दो इसमें आपको एक्सोथर्मिक दिख रहा होगा, बट ये एक्सो होगा या एंडो होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप न्यूक्लियोफाइल कैसा लेते हो। कई बार एंडोथर्मिक SN2 भी होते हैं। नैना, आपने SN1 का पार्ट 1 अगर मिस किया तो एक वीडियो होंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखना। बैक साइड अटैक करेगा क्या? यस, वही मैं शुरू से बैक साइड अटैक ही तो कह रहा हूं रोहित, ठीक है सर। ये क्यों प्राइमरी में ज्यादा होता है? आदर्श, बहुत आसान सी बात है यार। देख, जैसे ना ये कार्बन है तेरे पास, और इस कार्बन, ये कार्बन टेट्राहाइड्रल है ना, और ये आपका एक लिविंग ग्रुप है, ठीक। तेरे को देख, न्यूक्लियोफाइल को ना बैक साइड से अटैक करना है। तूने पूछा क्यों करेगा, मान ले प्राइमरी में क्यों करेगा। मान ले टर्शियरी है, तो एक बड़ा सा ग्रुप यहां होगा, एक बड़ा सा ग्रुप यहां होगा, एक बड़ा सा ग्रुप यहां होगा। क्या इस न्यूक्लियोफाइल को जगह मिलेगी कि ये पीछे से अटैक कर पाए? आंसर है नहीं। इसको स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहते हैं। तो कई बार न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो स्टेरिकली हिंडर्ड है। इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं SN2 में, प्राइमरी सेकेंडरी को छोड़ देते हैं। SN2 में एक बहुत सिंपल सी बात याद रखना, जिस कार्बन में लिविंग ग्रुप लगा है उसके ये जो 3 ग्रुप है ना, ये छोटे होने चाहिए। अगर ये छोटे हैं तो हाइड्रोजन जनरली हम कहते हैं छोटे, इसलिए हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से एक्सप्लेन भी कर देते हैं। इसलिए अगर स्मॉलर ग्रुप है तो इसके पास स्पेस है कि पीछे से लिविंग ग्रुप या सॉरी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाए, और इसलिए SN2 होती है। क्लियर होगी बात? समझ आ गई सबके? कोई डाउट तो नहीं? अब एक दो एग्जांपल में इसका भी ले रहा हूं। देखो, ये एक जनरल एग्जांपल है कि इस वाले मॉलिक्यूल में SN2 सबसे कम होती है। मैंने स्लोएस्ट लिखा है, ऑल्दो मैं ये बोलूंगा इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। और फास्ट करने के लिए जैसे से आप कार्बन बढ़ाते जाओगे तो और वो स्लो होते चले जाएगी। क्लियर है? एलाइलिक रीअरेंजमेंट की बात अभी नहीं कर रहे, थोड़ी देर बात करेंगे। अब आते हैं हम रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन के एक सिंपल से एग्जांपल में। देखो क्या होता है रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन और रिटेंशन। इसको जरा मैं धीरे से बताता हूं। SN1 में भी आपने पूछा था तो मैंने कहा था आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। LG मींस लिविंग ग्रुप। देखो, मान लो कि आपके पास एक कायरल कार्बन है, ये एक कायरल कार्बन ले लेते हैं। कायरल कार्बन का मतलब क्या हुआ? जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। तो ये कायरल कार्बन है, यहां पे एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और
यहां पे एक और ग्रुप लगा हुआ है, करेक्ट। और अब आपने ना इससे एक प्रोडक्ट बनाया। अब प्रोडक्ट कैसा बना, देखो ध्यान से समझना इस बात को, लिविंग ग्रुप कहां है, अबव द प्लेन, जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी अबव द प्लेन आ गया। एक की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कौन सी रिएक्शन होगी, थोड़ी देर वेट करना, पेशेंस रखना, समझ जाओगे क्या बोल रहा हूं। देखो लिविंग ग्रुप अबव द प्लेन था, तो न्यूक्लियोफाइल जब आपने डाला वो भी ना अबव द प्लेन ही आया। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक ग्रुप है और यहां पे लिविंग ग्रुप अबव द प्लेन है। आपने रिएक्ट कराया न्यूक्लियोफाइल के साथ और कुछ रिएक्शन ऐसी हुई कि जो लिविंग ग्रुप है वो बिलो द प्लेन आ गया। कहां आ गया, सॉरी ये चीज ऐसी है और लिविंग ग्रुप बिलो द प्लेन आ गया। ये एक केस हो गया। अच्छा एक छोटा सा पॉसिबिलिटी और समझ लेते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका लिविंग ग्रुप अबव द प्लेन था और अब आपने न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका रिएक्शन कराया और आपको जो प्रोडक्ट मिले वो एक्चुअल में दो तरह के प्रोडक्ट मिल गए। एक जहां पे न्यूक्लियोफाइल नीचे आ जाता है और एक जहां पे न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन आ जाता है। दोनों मिल गए आपको, करेक्ट। ध्यान से देखो, अब मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए कुछ डेटा लिख रहा हूं और इस डेटा को देखो और समझ नहीं आया तो फिर लिखना। अभी मैं आपके कमेंट नहीं देख रहा हूं, इसलिए थोड़ा आराम से सुनना पहले, उसके बाद समझना। देखो मान लेते हैं कि ये वाला जो कार्बन है ना वो कैपिटल आर है। तो देखो जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और जहां पे लिविंग ग्रुप था वही न्यूक्लियोफाइल आया, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन भी आर ही रहा होगा। तो ये मेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है रिएक्शन की। जरा इस कार्बन को देखो, ये कार्बन भी मैंने लिखा है कैपिटल आर। जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो वो नीचे चला गया और ये वाला ग्रुप ऊपर चला गया। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सपोज कैलकुलेट करूं तो ये सपोज आया एस। एक पॉसिबिलिटी ये भी है। अच्छा अब यहां पे थर्ड केस में, ये सेकंड केस था, थर्ड केस में कि ये कैपिटल आर था जिससे रिएक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियोफाइल नीचे आ गया तो ये एस है, ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर आ गया अपनी जगह पे तो ये आर है। ये थर्ड पॉसिबिलिटी है। अब आप सोचो इन तीन पॉसिबिलिटी के अलावा क्या और कोई पॉसिबिलिटी फिजिबल है? आंसर है नहीं, यही तीन पॉसिबिलिटी फिजिबल है। अच्छा अब क्या ये सोचना ठीक होगा कि पहले वाले केस में आर था, आर मिला, तो किसी भी रिएक्शन में जहां पे कैपिटल आर से आपको कैपिटल आर मिलता है यानी वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करता है, उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिटेंशन। तो पहला एग्जांपल किसका हो गया? रिटेंशन का। सेकंड वाले एग्जांपल जहां कैपिटल आर आपको कैपिटल एस देता है यानी आर से क्या बना? एस, इन्वर्ट कर गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? इन्वर्जन। सेकंड वाला क्या हो गया? इन्वर्जन। थर्ड केस है जिसमें कैपिटल आर आपको आर और एस इक्वल क्वांटिटी में दे रहा है। अब इक्वल दे रहा है तो ये क्या बन गए? रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि मिरर इमेज होंगे, तो ये हो गया आपका रेसिमाइजेशन। सेकंड ईजी ऑन द लिविंग, मैं समझा नहीं समृद्धि दे सर, सेकंड में आपने न्यूक्लियोफाइल के प्लेस में लिविंग ग्रुप लिख दिया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये आप लोग सही कह रहे हो, न्यूक्लियोफाइल है। तो मैंने ये बोला कि अगर आर से अगर आपको आर मिल रहा है तो वो रिटेंशन है, अगर आर से आपको एस मिल रहा है वो इन्वर्जन है, और अगर आर से आपको आर और एस मिल रहा है तो रेसिमाइजेशन है। अब देखो होता क्या है, जब आप SN2 मैकेनिज्म करते हो तो मैंने अभी अभी आपको क्या कहा कि न्यूक्लियोफाइल ना बैक साइड से अटैक करता है, तो इसलिए वहां पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी आर से क्या मिलता है? एस। तो ये जो सेकंड वाली मैकेनिज्म है वो है SN2 की। और अगर आप SN1 करते हो तो कार्बोकैटायन मिलते हैं और उसके बाद अटैक करता है, इसीलिए ये वाला एग्जांपल है SN1 का। तो SN1 में रेसिमिक मिक्सचर मिलते हैं और SN2 में इन्वर्जन मिलता है। अब सवाल है ये वाला कब होगा? आर से आर। तो सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन में इन्वर्टेड प्रोडक्ट कॉमन होता है, क्योंकि आप SN2 करो इन्वर्टेड है। सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन में रेसिमाइजेशन भी कॉमन होता है, क्योंकि आपने रिएक्शन की कार्बोकैटायन बना SN1 के थ्रू, रेसिमिक मिला। सब्स्टिट्यूशन में रिटेंशन यानी आर वाले से आर ही मिले, ये बहुत कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है? सोचो जरा। देखो ये लिविंग ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है, जहां न्यूक्लियोफाइल है वहीं लिविंग ग्रुप लग रहा है, यानी ये फ्रंट साइड अटैक हो रहा होगा, और फ्रंट साइड अटैक इतना इजी प्रोसेस नहीं होता। तो ये एक स्पेशल केस है जो जनरली नेवर ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से होता है, और उसी को कहते हैं SNI रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मेरे को एक बात कमेंट पर लिखो कि क्या आपको रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन ये टर्म्स क्लियरली समझ आए?
सर हमें कैसे पता चलेगा कि रिटेंशन हो रहा है या इन्वर्जन? हर्षित बहुत आसान है, तू बस ये आइडेंटिफाई कर ले कि जो मैकेनिज्म है वो SN1 है या SN2। अगर SN2 है इन्वर्जन कर ले, SN1 है तो रेसिमाइजेशन कर ले। और रिटेंशन वाला तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा तो वो भी समझ जाएगा। क्लियर है सबका? सही है, ठीक है। अब आते हैं हम एक एग्जांपल, मैंने रिटेंशन इन्वर्जन का कॉन्फ़िगरेशन वाइज लिया था बट अब आपके समझ में आ गया। अब SN2 पे आते हैं। देखो मैंने ना एक कैपिटल S टाइप के आइसोमर लिए हैं और यार अगर किसी कुछ बच्चे ऐसा लिख रहे हैं कि SN1 R और S समझा दीजिए, तो R और S रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं समझा सकता। कभी आइसोमरिज्म के कोर्सेस निकलेंगे तो उसमें जरूर बताऊंगा क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है और आप SN2 करते हो तो ये बैक साइड से अटैक होगा। तो अगर ये कैपिटल S है तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलेगा? कैपिटल R। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसको भी समझ लो। देखो क्या होता है, जब मैं ना ये टर्म यूज करता हूं रिटेंशन, जब मैं ये टर्म यूज करता हूं इन्वर्जन, इसका ध्यान से सुनना क्या मतलब है। आप कभी ये मत समझना कि अगर कैपिटल D है, सॉरी स्मॉल d है, इन्वर्जन का मतलब वो L बन गया, बिल्कुल गलत लाइन है। उस इन्वर्जन का मतलब होता है कैपिटल R से कैपिटल S बना। कैपिटल R का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन कैपिटल R का मतलब ये नहीं कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इन दो के बीच में कोई रिलेशन नहीं होते। तो अगर इन्वर्जन है, जैसे S से आपको R मिल रहा है, तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा हमें नहीं पता। उसका रीजन है, देखो ये ब्रोमीन लाइट को हो सकता है राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और जब OH पीछे से आ गया तो ये भी राइट को भी कर सकता है, ये लेफ्ट को भी कर सकता है। अब ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। तो SN2 में मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, मैं कैपिटल R कैपिटल S से उन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की बात कर रहा हूं। ये लाइन समझ आई? हमें कैसे पता चलेगा रिटेंशन हो सकता है? हर्षित आपने इससे पहले भी यही क्वेश्चन पूछा था। मैंने अभी SN1 SN2 में तो पता चल जाएगा, SN9 अभी समझाऊंगा तो बता दूंगा। पलक आप ये कह रहे हो कि अच्छा रेसिमाइजेशन की बात कर रहे हो, हाँ वो अलग चीज है। देखो उसमें क्या होता है ना, आपके पास एक कैपिटल R है, अगर ये S मिला तो आपने क्या कहा, ये इन्वर्जन है। ऑप्टिकल रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और अगर ये R है और R है तो अब ये रिटेंशन है, इसमें भी मेरे को पता नहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी। लेकिन अगर कोई R है और आपको R और S दे रहा है, अब देखो R और S दे रहा है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफाइन कर रहा है। उसका रीजन क्या है पता है? R और S एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये राइट को कर रहा है, ये लेफ्ट को कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट कर रहा है। ये लेफ्ट को करेगा तो ये राइट को करेगा। इसलिए मैं कहता हूं रेसिमाइजेशन में ऑप्टिकल एक्टिविटी की हम बात करते हैं, बट इन तरह के रिएक्शन में ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात नहीं करते। विल डिपेंड अपॉन न्यूक्लियोफिलिक। हाँ राग, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो जनरली मैं SN2 में ये कह रहा हूं ना आपको कि R से मेरे को S मिलेगा। अब राग का ये कहना है कि जो न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं अगर इसकी प्रायोरिटी किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप से कम है तब क्या ये होगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि R से S मिलेगा ही मिलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट इन जनरल आप न्यूक्लियोफाइल लेते क्या हो? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, और इनके एटॉमिक वेट तो आपके कार्बन से ज्यादा होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि एग्जिस्टिंग वाले ग्रुप से तो ज्यादा ही रहे होंगे, इसीलिए हम R से S बोलते हैं। इसलिए 99% केसेस में ये फिट हो जाता है। क्लियर? रोहित सॉरी, जनरली जब आप R से S बनाते हो तो ये जो फर्स्ट इस इन्वर्जन को जिसने किया था ना, उनका नाम था वेल्डन, इसलिए इनको वेल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। मोहम्मद फैजल, आई हैव ऑलरेडी एड्रेस कैपिटल R कैपिटल S, बहुत बड़ा टॉपिक है तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म में इसको कवर नहीं कर पाएंगे। अब आप ये बताओ स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 क्लियर है सबके? एक और इंपॉर्टेंट चीज याद आई, वो बताता हूं, सुनना। देखो हम ये लिखते हैं ना कि SN2 मैकेनिज्म अगर है तो इन्वर्जन होगा, तो जरूरी नहीं कि हर वक्त ही इन्वर्जन हो। अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑलरेडी 2 कायरल कार्बन है, समझ रहे हो, तो उस समय पे परफेक्ट इन्वर्जन की बात हम नहीं करते। कहने का मतलब क्या है कि R और R आपका प्रोडक्ट है, आपने न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कराया इस वाले कार्बन पे, इस पे नहीं कराया, तो ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा? R और S। तो इसमें कंप्लीट इन्वर्जन नहीं हुआ बल्कि एक ही कार्बन में इन्वर्जन हुआ। बट वो ऑब्वियस है, अगर आप लॉजिकली सोचो तो आपको सही भी लगेगा। ठीक है, नहीं मीजोमेरिक इफेक्ट इज डिफरेंट थिंग। अब आते हैं हम इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन SN2। ये थोड़ी सी बड़ी मैकेनिज्म है इसलिए बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, आप आराम से सुनना। अच्छा बफरिंग हो रही है, ठीक है यार। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूं। आपको याद होगा SN1 में भी आप लोगों ने सॉल्वेंट के बारे में पूछा था, तो मैंने कहा था SN2 में डिस्कस करेंगे, तो इस वाले पार्ट में इसको डिस्कस करते हैं। देखो
अगर कोई ये कहता है, जैसे मैंने तुम्हें SN1 में ना बहुत जेनरिक से स्टेटमेंट दिए, क्योंकि टाइम थोड़ा कम रहता है तो बहुत कुछ बता नहीं पाता हूं। जेनरिक सा स्टेटमेंट ये दिया था कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बढ़ाने से SN1 के रेट बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं ये बात करूं तो SN2 में भी इस टाइप का हो सकता है, बट SN2 में इस टाइप का नहीं होता, इनफैक्ट SN1 में भी नहीं होता। अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे ना तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि यार SN1 और SN2 होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते इसमें भी आऊंगा मैं थोड़ी देर में, आप समझ भी जाओगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको समझाता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी इमेज हटा रहा हूं, मुझे थोड़े स्पेस मिल जाएगा, है ना। अभी मेरी इमेज हट जाएगी, घबराना मत, थोड़ा जगह मिल जाएगी करके मैं अपनी इमेज हटा रहा हूं। ठीक है, कई बार हटती भी नहीं है मेरे से, मैं हटाने की कोशिश तो करता ही हूं। अभी हटी नहीं ना। प्लीज ऑल्सो डिस्कस डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ वरुण, बिल्कुल हट गई। चलो सॉरी। देखो ध्यान से सुनना। अब इसमें ना सॉल्वेंट का क्या रोल है यार, आदर्श थोड़ी देर में पूछना यार, कोर्स खत्म होने वाला। अभी पहले एक बार इसको अच्छे से समझाने दे। देख, सॉल्वेंट का क्या रोल होता है। जनरली SN1 का एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ जाओगे। मैंने SN1 में कहा था कि अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट है तो रेट बढ़ेंगे। उसका रीजन क्या है, SN1 में आप ना कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड को ब्रेक करते थे C+ और Lg- में, जो कि एक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज था। तो पोलर सॉल्वेंट क्या करते थे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को फास्ट कर देते थे, इसलिए पोलर सॉल्वेंट पे रेट ज्यादा हो जाते थे। तो ये लाइन समझ आई, बहुत इजी था ये। अब आप बात करते हैं हम कि यार SN2 में क्या होगा। बहुत मजेदार चीज होती है यहां पे, उसको समझाता हूं, देखना। किसी भी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो, कोई भी रिएक्शन में ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, मानते हो आप, और ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी है। ये रिएक्टेंट की है और ये प्रोडक्ट की है। देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए पहले आपको एक एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। ये लाइन समझ आई सबके। अच्छा, इसका क्या मतलब है इसको समझाता हूं। देखो, यहां से लेके यहां तक इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या ऐसा बोलना ठीक है, क्या ऐसा बोलना ठीक है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो रेट कम होंगे। पहले बताओ ये लाइन समझ आई कि नहीं। किसी भी रिएक्शन में ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना उसको ऊपर तक ले जाने के लिए। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो रेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दैट मीन्स मैं आपको अभी ये समझाना चाहता हूं कि किसी भी सॉल्वेंट को जब हम यूज करते हैं तो वो सॉल्वेंट जो है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा है। अगर आपका सॉल्वेंट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहा है ना तो रेट कम कर देगा। अगर आपका सॉल्वेंट एक्टिवेशन को कम कर रहा है ना तो रेट को बढ़ा देगा। अब सवाल है कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक्टिवेशन एनर्जी में क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, सुनना। देखो, मैंने ना 4 टाइप के रिएक्शंस लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्या डिफरेंस है सुनना। एक और छोटी सी बात, टर्म्स यूज होते हैं, जैसे ये कार्बन है और ये लीविंग ग्रुप है, और आप SN2 में ना ये बोलते हो कि यार न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगे होते हैं उस कार्बन को कहते हैं अटैकिंग कार्बन। वो ऐसा क्यों, क्योंकि लीविंग ग्रुप का पार्शियल नेगेटिव होता है, इस कार्बन में पार्शियल प्लस होता है, और इसी कार्बन पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अटैकिंग कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें लीविंग ग्रुप लगे हुए होते हैं। ये लाइन समझ आ रही है। इसका मतलब है कि ये अटैकिंग कार्बन है जहां पे आपके न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, और इसमें ये अटैकिंग है जहां पे आपके न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। इसमें ये अटैकिंग है और इस वाले में ये अटैकिंग है। ये डिफरेंस समझ आया। जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो अटैकिंग कार्बन होता है। अटैकिंग कार्बन को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि उस कार्बन में एक न एक लिविंग ग्रुप लगा होगा, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, और फर्स्ट वाले में मैंने न्यूक्लियोफाइल OH- लिया, सेकंड में OH लिया, थर्ड में NH3 लिया और फोर्थ में भी NH3 लिया। डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। देखो, फर्स्ट वाला केस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस को क्या ये कहना ठीक है, फर्स्ट केस में अटैकिंग मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है और न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है। पहले बताओ ये लाइन समझ आई या नहीं आई। अटैकिंग मॉलिक्यूल न्यूट्रल है और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है। थोड़ी देर में क्लियर होगा क्या बोलना चाह रहा हूं। अच्छा, पहले वाले केस को तो आपके समझ में आ गया कि अटैकिंग क्या है। अब होता क्या है पता है, SN2 मैकेनिज्म का एक ट्रांजिशन स्टेट होता होगा। देखो जरा, OH- अटैक कर रहा है इस मिथाइल पे और मिथाइल और आयोडीन का बॉन्ड टूट रहा है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में आयोडीन में पार्शियल नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन में भी पार्शियल नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मैं अटैक करने से पहले की बात करूं तो OH- और MEI था, यहां पे ये फुल फ्लेजेड नेगेटिव था और ये एकदम न्यूट्रल था। अब सॉल्वेंट का क्या काम है इसमें, इसको समझते हैं। देखो, सॉल्वेंट मेरे हिसाब से 2 टाइप के हैं जो समझने वाले हैं, एक है पोलर और एक है नॉन पोलर। क्या ये कहना ठीक होगा
पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो उस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। देखो, अगर आप इस फर्स्ट वाली रिएक्शन को पोलर सॉल्वेंट में कराओगे तो वो क्या करेगा, OH माइनस को ट्रैप करेगा। ट्रैप करने से आपके इस रिएक्टेंट की एनर्जी जो है कम हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि ट्रांजिशन स्टेट को भी तो ट्रैप करेगा, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल चार्ज है तो बहुत ज्यादा ट्रैप नहीं कर पाएगा, ऑल्दो करेगा। तो अगर ये रिएक्टेंट को ज्यादा ट्रैप करके नीचे ले आता है और ट्रांजिशन को थोड़ा सा ही नीचे लाता है पार्शियल नेगेटिव की वजह से, तो इससे ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपकी बढ़ गई। अब ओवरऑल एक्टिवेशन अगर बढ़ गई तो आपके रेट कम हो गए। तो क्या ऐसा स्टेटमेंट देना ठीक होगा कि फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस में जब आप SN2 करते हो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में रेट फास्ट होंगे एज कंपेयर टू पोलर? पहले बताओ ये लाइन समझ आई कि नहीं? सर SN2 रिएक्शन पोलर प्रोटिक है या नहीं है? यार आपका नाम क्या है? फरहान अहमद। फरहान अहमद, जनरली हम रिएक्शन को पोलर प्रोटिक नहीं बोलते, हम सॉल्वेंट को बोलते हैं। देखो, सॉल्वेंट क्या होता है? जिसपे पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस है, पोलर है। अगर पार्शियल प्लस हाइड्रोजन में है तो पोलर प्रोटिक है। अगर पार्शियल प्लस हाइड्रोजन के अलावा किसी और में है, पोलर अप्रोटिक है। अगर पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस नहीं है तो वो नॉन पोलर है। समझ आ गया? ठीक है, तो अब आप ये देखो कि पहला वाला केस मैंने आपको समझाया, मैं इसका ट्रांजिशन स्टेट दिखाता हूं फर्स्ट वाले का। देखो, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव है, आयोडीन में पार्शियल नेगेटिव है, इसलिए इसकी ट्रैपिंग आपके OH माइनस से कम हुई, इसीलिए पोलर में रेट कम हो गए। अच्छा, मैं एक बार ना फोर्थ वाले केस को समझाता हूं, उसके बाद वापस से इस पे आऊंगा। फोर्थ वाले केस में ध्यान से देखना, ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, लेकिन फोर्थ वाले केस का अगर आप ट्रांजिशन स्टेट देखोगे तो देखो पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस आ गए। अगर ये दोनों न्यूट्रल है तो पोलर सॉल्वेंट में रिएक्टेंट की तो ट्रैपिंग ही नहीं होगी, लेकिन जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस आएंगे तो ट्रांजिशन स्टेट ट्रैप होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब ओवरऑल एक्टिवेशन में क्या फर्क पड़ा, कम हो गई। तो देखो, 1 वाले में मैंने आपको कहा पोलर में रेट कम होंगे नॉन पोलर से, सिमिलरली फोर्थ वाले में क्या होगा, नॉन पोलर के रेट कम हो जाएंगे पोलर से। क्यों? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट आपके ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम करके एक्टिवेशन को कम कर दे रहा है। ये लाइन सबके समझ में आ गई? राग, आप कह रहे हो ट्रैप करने से एनर्जी कम क्यों होगी? यार, एनर्जी होती क्या है? किसी भी सिस्टम के पास एक कांस्टेंट एनर्जी है, ठीक है। अब आपने पूछा मेरे से कि ट्रैप करने से एनर्जी कम क्यों होगी। देखो, ट्रैप का क्या मतलब होता है, आपका सॉल्वेंट आपके न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक साइट के साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है। अब ये बताओ, जब बॉन्ड बनता है तब क्या होता है? जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज कहां से होगी? उस सिस्टम से होगी। तो जब ट्रैपिंग होगी, नए बॉन्ड बनेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए एनर्जी कम होगी, इसलिए एनर्जी मैंने कम बोली थी। ये लाइन समझ आई? क्लियर है? तो अब आप फर्स्ट को देखो, सेकंड को देखो, थर्ड को देखो, तीनों आइडेंटिकल हैं। तो 1 2 3 के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में प्रेफर करूंगा, लेकिन फोर्थ वाले के लिए मैं ये बोलूंगा कि मैं पोलर सॉल्वेंट प्रेफर करूंगा। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हम ये जनरली कहते हैं यार कि जो SN2 मैकेनिज्म है उसमें पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट का डिसीजन हम न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक साइट को देख करके लेते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब आते हैं हम बेसिक डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो जो पहला डिफरेंस है, इन SN1 रिएक्शन इज अ 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात भी की थी। वेयर एज SN2 इज 1 स्टेप। 1 स्टेप इसलिए क्योंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं बना। अच्छा, SN1 का ऑर्डर क्या है कि वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर है। ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और RLI के ऊपर भी, इसलिए सेकंड ऑर्डर है। ये यूनिमॉलिक्यूलर है, ये बाई मॉलिक्यूलर है। जब यूनी और बाई की बात आती है तो वो इससे डिफाइन करते हैं हम कि जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। SN1 में एक ही मॉलिक्यूल होता है जो कार्बोकेटाइन बनाता है, SN2 में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए वो बाई मॉलिक्यूलर है। हाउ इज इट? पोलर और नॉन पोलर में क्या रोल है? अच्छा सत्यम, मुन्नी सिंह, नहीं समझ आया मुन्नी? ठीक है, एक बार और बताता हूं, पहले ये खत्म कर देता हूं SN1 SN2, एक बार और सॉल्वेंट की बात आएगी, फिर उसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो, ट्रांजिशन स्टेट का स्लो स्टेप, तो इस SN1 में जो R प्लस बना, क्लियर, और विथ न्यूक्लियोफाइल, ट्रांजिशन स्टेट इज अ स्लो स्टेप का मतलब होता है कि आपके जो ट्रांजिशन स्टेट होता है
SN1 पे वो न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता, बल्कि आपका C+ ट्रांजिशन में बनते हैं और फिर वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन SN2 में न्यूक्लियोफाइल का रोल होता है और वो आपके ट्रांजिशन स्टेट में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं तो SN1 में क्या होता है, या पार्शियल रेसिमाइजेशन क्यों लिखा है मैं इसको समझा दूं पहले, नहीं तो फिर इसको समझ नहीं पाओगे आप। पहले मैं एक बार पार्शियल रेसिमाइजेशन को समझा रहा हूं। देखो चलो ये लास्ट वाला पॉइंट अभी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, अभी एक बार और आते हैं। देखो पार्शियल रेसिमाइजेशन का क्या मतलब है। अभी ओवरऑल SN1 SN2 को देख के ना, ओवरऑल SN1 SN2 को देख के एक चीज सबके समझ आ गई होगी कि अगर मैं SN1 बोलूं तो आप बोलोगे रेसिमिक, बोलोगे। पहले जो मैंने लिखा है इसे कन्विंस्ड हो, पहले हाँ बोलो, तब मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा। SN2 बोलूंगा, आप बोलोगे इन्वर्जन, R से S, मानते हो आप? बोल सकते हैं हम SN1 का मतलब रेसिमिक, SN2 का मतलब इन्वर्जन। ठीक है, बिल्कुल सही, यस यस लिख रहे हो। एक छोटा सा चीज और, अगर कोई कैपिटल R है और आपको R और S मिलता है, ये 50%, ये 50%, तो आप बोलोगे SN1 है। ध्यान से सुनना अभी। और अगर कोई कैपिटल R है और आपको 100% S मिलता है, आप बोलोगे SN2 है। यही है। मजेदार बात क्या है, साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो आपको ना ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे जो परसेंटेज वाले हैं ना, वो कभी मिलते ही नहीं है। 100%, 50%, 50%। इसलिए वो जो कंपैरिजन का आखिरी लाइन था वो पार्शियल रेसिमाइजेशन लिखा है। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि एक R है, आपको ना R+S मिल रहा है। ध्यान से देखना, रिएक्शन 1 ये एक एक्सपेरिमेंट है, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का डेटा बता रहा हूं मैं आपको, रिएक्शन 4, रिएक्शन 1। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर R और S 50-50 बना तो SN1, आपका R बना 70, S बना 30, आप क्या बोलोगे? रिएक्शन 2, मेरी एक्सपेक्टेशन है R अगर 0 बनता है, S अगर 100, SN2, ये बना 40, ये बना 60, ये बना 10, ये बना 90, ये बना 40, ये बना 60, ये तो हो गया था 45, 55। इस तरह की परसेंटेज आती है और जो जो आप परसेंटेज सोचते हो सब आएंगी। अब सवाल है इनको क्या बोले हम, क्योंकि हमारे लिए तो 50-50 होता तो SN1, 100 होता तो SN2, ये सारी परसेंटेज बन रही है। पॉइंट है कि ऐसा क्यों बनता है, और इनफैक्ट ये सबसे रेयर है। इसका मतलब है SN1 SN2 एक्चुअल में एग्जिस्ट कैसे कर रही होंगी ये नहीं पता। तो अब ये रिजल्ट कहां से आया, जरा इसको समझते हैं। ध्यान से देखना तो आपको दोनों एक साथ समझ आएंगे। देखो लॉजिक समझना, अभी कमेंट में मत लिखना और डाउट अभी मत पूछना, 5 मिनट सुनना, जो डाउट पूछ रहे हो अपने आप ही क्लियर होगा। देखो ये कार्बन का एटम है, ये कार्बन का एटम है, ये एक और है, ये एक और है, और यहां पे आपका लगा हुआ है लीविंग ग्रुप। अब आप ये न्यूक्लियोफाइल लेते हो। एक जनरल लॉजिक की अगर मैं बात करूं, किसकी जनरल लॉजिक की, तो हम ये कहते हैं यार ये न्यूक्लियोफाइल आया और उसको इस कार्बन पे अटैक करना है और लीविंग ग्रुप को बाहर निकलना है। तो अब आप ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल आया, आपने कहा स्टेरिक हिंड्रेंस है। आप जैसी कहते हो स्टेरिक हिंड्रेंस है, अब बैक साइड अटैक नहीं होगा। बैक साइड अटैक नहीं होगा तो आपने क्या कंक्लूड किया, यार SN1 नहीं होगा। अब SN1 नहीं होगा तो क्या होगा, SN1 होगा। आपने SN1 किया, आपका प्रोडक्ट R और S 50-50 होना चाहिए, ये गड़बड़ है। अब मैं इसको थोड़ा और एलॉबरेट करता हूं। न्यूक्लियोफाइल आया, स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाया ना। पॉइंट इज दैट, कैसा स्टेरिक हिंड्रेंस है, जगह नहीं है वाला कि बल्कि ग्रुप लगे होंगे, उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा है इसलिए SN2 नहीं हुआ? तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो कार्बन है और ये जो लिविंग ग्रुप है, इसका बॉन्ड थोड़ा वीक कर देते हैं। जैसे ये वीक करेंगे, पोलर सॉल्वेंट है, थोड़ा वीक हो गया, थोड़ा वीक हो गया, इसमें पार्शियल नेगेटिव आ गए, इसमें पार्शियल प्लस आ गए, थोड़ा वीक होते थोड़ा दूर गया, ये थोड़े दूर दूर चले गए। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है क्या? आंसर है यस, कर सकता है। अब आपने कहा नहीं अभी भी नहीं कर रहा, थोड़ा सा और वीक कर लेते हैं, और ये तीनों ग्रुप ऐसे हैं, अभी भी अटैक हो सकता है, अभी भी नहीं हो सकता। तो अब आपने क्या किया यार, इसको एकदम ही अलग कर दिया और इसको आयन पेयर की तरह रखा। अब आपके सॉल्वेंट ने इनको ट्रैप करके अलग कर दिया। आपके समझ में आ रहा है? मैंने कुछ केसेस लिखे हैं, मेरे हिसाब से जो बोर्ड में मैंने लिखे हैं वो 2-3 ही है। मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूं और एक बार दोबारा से एक एक केस को समझा रहा हूं। देखो ये R और लिविंग ग्रुप था, और R और लिविंग ग्रुप में मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा बॉन्ड को वीक कर लेते हैं।
अभी भी बॉन्ड थोड़ा सा और वीक कर लिया। अब मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को ना और भी वीक कर दिए। अब मैंने इसको ना आयन पेयर में कन्वर्ट कर दिए। अब मैंने इसको एकदम ही अलग कर दिया आर प्लस को और लिविंग ग्रुप को। देखो, अगर स्टेज 1 पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ध्यान देना, तो ना बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये परफेक्ट SN2 है। और अगर ना लास्ट वाले स्टेज पे अटैक होता है जहां R प्लस बना, वो ना SN1 है। जरा सोच के देखो, मैंने यहां पे 3 इंटरमीडिएट स्टेप्स लिखे हैं, 4, ऐसे 4 की जगह 40 हो सकते हैं। और न्यूक्लियोफाइल मेरे हिसाब से केमिस्ट्री के रिएक्शन एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। अगर प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है तो वो जब ना कोलाइड करता होगा रिएक्शन होती होगी। अब यार कोलिजन स्पेसिफिकली इसी स्टेज में होगा या इसी स्टेज में होगा, हमें नहीं पता। ये किसी भी स्टेज में हो सकता है। अब अगर किसी भी स्टेज में होगा तो आर और एस 50-50 तो रेयरली मिलेंगे। इसका मतलब हर तरह की परसेंटेज आपको मिल रही होगी। दैट मीन्स इनमें से कोई भी स्टेज पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो उसी अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज डिफर कर रही होगी और उसके अलग अलग परसेंटेज बन रहे होंगे। साइमल्टेनियसली if we take solvent like polar solvent, or if you increase the temperature, if you increase the polarity of solvent, the entire reaction goes to the forward direction. Because of this the probability of SN1 increases. Simultaneously if you increase the temperature, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ जाता है, तो ओवरऑल रिएक्शन आगे जाएगी, SN1 के चांसेस कम होंगे। तो इनको कंट्रोल करके कुछ हद तक हम SN1 और SN2 को पार्शियली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप परफेक्ट SN मैकेनिज्म्स को फॉलो कर पाओ। हाँ, अब आपने एक बहुत अच्छा किसी ने डाउट पूछा कि भाई फिर SN1 SN2 का मतलब क्या है। बिल्कुल सही बात है। मेरे लिए SN2 का मतलब समझाता हूं तुम्हें। मेरे लिए SN2 का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच और कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच, देखो ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। इस बॉन्ड का बनना, इस बॉन्ड का टूटना अगर परफेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो मेरे लिए SN2 है। दूसरी बात, अगर कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड पूरी तरह से टूट गया और फिर न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना तो मेरे लिए SN1 है। अब आप कह रहे हो यार सर फिर बीच वाला क्या होगा, तो वो होता है एक्चुअली पार्शियल SN1, पार्शियल SN2 और पार्शियल SN1 पार्शियल SN2 की बहुत लंबी सीक्वेंस है जो एग्जिस्ट करती है। इसलिए कभी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि SN1 में कंप्लीट रेसिमाइजेशन होता है या पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, तो मेरे हिसाब से पार्शियल रेसिमाइजेशन को आप बोलना। इसलिए देखो, इसके लिए मैंने ये समझाया था आपको, इन्वर्जन एंड रिटेंशन, पार्शियल रेसिमाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। ये लाइन सबके समझ में आ गई? अब बताओ ये लाइन समझ आई या नहीं आई? फलक सिंह, इतना ज्यादा रिपीट करना तो बहुत मुश्किल है सर। कहां SN1 SN2 एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड प्रैक्टिकली? मैं समझा नहीं इसका क्वेश्चन का मतलब। थोड़ा पहले कमेंट देख लूं, बहुत कुछ बोल चुका हूं सर। कितनी रवि रवि का कमेंट सबसे अच्छा है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का मनीष, यार वो बनाया तो था मैंने, लेकिन मुझसे वो नहीं बन पाया कि कैसे बाकी लोग उसमें कमेंट नहीं कर सकते, मैं ही कमेंट कर सकता हूं। मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, जैसे ही बनेगा मैं दूंगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। अब आते हैं हम SN1 SN2 में रिएक्टिंग न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करते हैं। देखो R प्लस, ये वाला पार्ट तो खैर आसान सा है। स्ट्रक्चर मेरे को लगता है बस मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको दे रहा हूं। ये वाला SN1 में यार 3 डिग्री में फास्ट होगा, इसमें प्राइमरी में फास्ट होगा, इजी बात है। लिविंग ग्रुप वाला भी दोनों के लिए आइडेंटिकल है, सिंपल सा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में इसका 0 है, इसका 1 है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। सॉल्वेंट का इफेक्ट मैंने आपको समझाया। रीअरेंजमेंट SN1 में होते हैं, SN2 में नहीं होते हैं, और कैटलिस्ट SN1 में जरूरत होती है, उसमें नहीं होती है। हरीश रावत, छोटा सा डाउट पूछ ले पहले तो। एक छोटा सा डाउट है, अटैकिंग कार्बन होता है वो कायरल होता है क्या? बिल्कुल नहीं हरीश, ऐसा जरूरी नहीं है। SN1 SN2 आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। रोहित यार, एक्सपेरिमेंटली प्रूव को आप कैसे, मैं मतलब वरुण टेम्परेचर की बात मैं अभी करूंगा। वंशिका को सॉल्वेंट का, अच्छा वंशिका जब क्लास खत्म होगी तो थोड़ा डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूं जिसमें SN1 को और थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे SN2 के साथ।
इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन को देखो जरा, इस रिएक्शन को देखना। कई बार ऐसा होता है कि आपके न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पे है उसी में ना न्यूक्लियोफिलिक साइट भी है। अब सवाल है ये इस पे अटैक कर सकता है और ये ना दूसरे वाले पे भी अटैक कर सकता है। अगर ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक किया तो वो हो जाता है इंटर मॉलिक्यूलर, और अगर इसी ने अटैक किया तो होता है इंट्रा, और इंट्रा में साइकिल बनते हैं और इंटर में इस टाइप की रिंग मतलब स्ट्रेट चेन सी बन जाती है। तो ये कैसे डिसाइड करोगे आप? बहुत आसान सी तरीका है इसको डिसाइड करने का, एग्जाम में ये आते भी हैं। ध्यान से देखो, इसको हटा देता हूं जरा, मैं खुद ही स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो, मान लेते हैं कि यहां पे ना एक ब्रोमीन लगा हुआ है और ये है ऑक्सीजन। एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं कि यहां पे लगा है ब्रोमीन और यहां पे लगा है ऑक्सीजन। ठीक है, देखो यहां पे पार्शियल प्लस, यहां पे पार्शियल प्लस। ध्यान से सुनना, अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करा तो आप बोलोगे इंटर मॉलिक्यूलर है और आपको एक साइकिल मिल जाएगी। ये न्यूक्लियोफाइल अगर इस पे अटैक किया आप बोलोगे इंटर मॉलिक्यूलर, तो आपको दो मॉलिक्यूल कॉम्बाइंड हो जाएंगे। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं? मैंने अभी अभी आपको क्या कहा कि ओवरऑल केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं वो किसके जैसे होते हैं, वो ना प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है कि यार मॉलिक्यूल आपस में टकराए और रिएक्ट किया। अब टकराए और रिएक्ट किया एक ऐसी चीज है जो कॉलिजन फैक्टर जिसको आप कहते हो। तो क्या ऐसा सोचना ठीक होगा अगर आपने ना इन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ही कम ले ली, कम कंसंट्रेशन ले ली, तो इसको ये वाला पार्शियल पॉजिटिव कम मिलेगा कि कंसंट्रेशन कम है, तब वो यहीं पे अटैक करना चाहेगा, तो इंटर को प्रेफर करेगा, सॉरी इंट्रा को प्रेफर करेगा। लेकिन अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ले ली, ऑल्दो ये इसके पास है लेकिन इसके एकदम नजदीक ये भी होगा और इसको जल्दी इससे कोलाइड करने की चांसेस होंगे, तो इंटर मॉलिक्यूलर प्रेफर करेगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर जनरली 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग को हम प्रेफर करते हैं, बट कंसंट्रेशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है जिसको अभी मैंने बताया। बात समझ में आ गई सबके? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब आता है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। अब यहां पे सर इससे क्वेश्चन करवा दो इंट्रा, हरीश अभी हर्षित करेंगे क्वेश्चन, पहले यार अच्छे थ्योरी समझा दूं। विकास, यार देखो आई एक्सेप्ट की बहुत सारे बच्चे लिख रहे हो सर एक बार और रिपीट कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फास्ट में जरूर पढ़ा रहा हूं। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफलाइन में हम 1 महीने तक पढ़ाते थे और आज शायद मैं 5 दिन में खत्म कर रहा हूं। तो 1 महीने का कॉन्सेप्ट को अगर आप 5 डेज में कंप्लीट करोगे तो थोड़ा फास्ट होगा, तो वो थोड़ा फास्ट इसीलिए आपको ऐसा लग भी रहा है। मुन्नी सिंह बेचारा, पता नहीं मुझे, मुन्नी सिंह आपका नाम मुन्नी सिंह ही है। आपके कमेंट मुझे जब दिखते हैं तब आप बस एक ही चीज लिखते हो, सर प्लीज एक बार और समझा दीजिए। तो सर प्लीज एक्सप्लेन, आप बार बार लिखते हो फिर भी मैं समझा नहीं पाता हूं, बस टाइम की वजह से। थोड़ा टाइम कम लिया है हमने, 6 डेज में हम सारी रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, बस इसलिए ऐसा हो रहा है। बट पेशेंसली सुनना, आपके पास वीडियो भी होंगे, एक बार और देखोगे और थोड़ा पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह क्लियर होगी। ऑल्दो फिर भी मैंने बहुत आराम से और धीरे धीरे बताया। ये क्लास डाउनलोड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, शायद नहीं कर सकते, ऑल्दो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। मेरा नाम अदिति यादव है। ओके सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, नाम आपने मुन्नी सिंह लिखा है तो कैसे पता चलेगा अदिति यादव है? ठीक है, अब देखो SN1, SN2, E1, E2 का एक ओवरऑल कंपैरिजन करके दिखाता हूं मैं आपको कि किस किस तरीके से होता है। ये जो मैंने लिखा है कि SN2 में 1 डिग्री 2 डिग्री, E2 में 3 डिग्री 2 डिग्री, E1 में 3 डिग्री 2 डिग्री और SN1 में ये, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री याद रखो ये सब में होता है एक्सेप्ट SN2। SN2 में क्यों? क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्राइमरी के रेट फास्टर होते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक जनरल समझते हैं कि यार सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का क्या मतलब है ना? सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का तो सुनना जरा मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक ग्राफ दिखाता हूं, उसके बाद एक चीज शुरू करूंगा, मुझे लगता है बहुत जल्दी समझ जाओगे आप। ये एक्टिवेशन का ग्राफ है। आप ना रिएक्टेंट लेते हो A एंड B। देखो A और B से आपको एक प्रोडक्ट मिला X, A और B से आपको एक प्रोडक्ट मिला Y। देखो बिटवीन X एंड Y आपको ये देख के लग रहा होगा कि Y नीचे की तरफ है तो Y ज्यादा स्टेबल है, लेकिन Y बनाने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा लगी और X बनाने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी कम लगी।
अच्छा, अब इन दोनों में स्टेबल कौन है? y x से। तो जो ज्यादा स्टेबल होता है ना उसको कहते हैं हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जो कम स्टेबल होता है उसको कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। उसका रीजन क्या है? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी थी नहीं, तो जो बन सकता था वो बन गया, इसलिए x बना। और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी थी तो आपने इतनी सफिशिएंट डाली कि आपको स्टेबल y प्रोडक्ट मिल गया। तो a और b से आपकी दो पॉसिबिलिटी है। द पॉइंट इज दैट, क्या मैं ये बोलूं कि अगर हाई टेम्परेचर लेंगे तो y मिलेगा? तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हमेशा हाई टेम्परेचर में प्रेफर किए जाते हैं अगर आप टेम्परेचर ज्यादा लेते हो तो। अब पॉइंट है कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें, कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कौन से होते हैं। पहले बताओ मुझे, जो मैंने बोर्ड में लिखा वो क्लियर है? मयूरेश यस, जल्दी से बताओ ये क्लियर है? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इससे E1 E2 E1 CB में आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। देखो एक ना मैं सिंपल सी रिएक्शन यहां बोर्ड में लिख रहा हूं, इसको समझते हैं। CH2, ये है H, CH2 और ये है Br। ठीक है, नॉट क्लियर? अच्छा सॉरी, आगे बढ़ गया मैं तो। ठीक है, मैं एक बार अब ये लिख दिया है तो इसको बताता हूं, फिर वापस से उसी ग्राफ में आऊंगा। देखो जरा, मैंने ना x माइनस लिया और मैं E2 कराना चाहता हूं, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिले? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और मैंने ना x माइनस लिया और इसमें मैं Br को सब्सटीट्यूट कराना चाहता हूं, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिले? ये हो गया SN2। अच्छा, E2 की बात कर रहा हूं। x और H के बीच में बॉन्ड बने, H और C के बीच में बॉन्ड टूटे, C और C के बीच में बॉन्ड बने, C और Br के बीच में बॉन्ड टूटे। इतने सारे बॉन्ड तोड़े और बनाए मैंने, अगर मुझे E2 कराना है तो। और अगर मुझे SN2 कराना है तो मैंने ना कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड को तोड़ा है, कार्बन और X के बॉन्ड बनाया है, तो मैंने सिर्फ दो बॉन्ड बनाए और तोड़े हैं। अगर मुझे SN2 कराना है तो क्या ये बोलना ठीक है कि E2 में ना बहुत सारे बॉन्ड टूटे हैं बने एज कंपेयर टू SN2? तो जब बॉन्ड टूटने और बनने का काम ज्यादा होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो हाई टेम्परेचर प्रेफर E2, लो टेम्परेचर प्रेफर SN2। हाई टेम्परेचर का मतलब ये आपका हाई एक्टिवेशन में बना, तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है और ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। अब मैं इसको एक ग्राफ से समझाता हूं, जो बच्चों ने कहा कि एक बार और समझा दो वाला। ठीक है, देखो यहां पे देखो, ये ट्रांजिशन स्टेट ऊपर आ रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट नीचे आ रही है। ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ज्यादा है। तो याद रखना, काइनेटिकली कंट्रोल कौन सा है? SN2। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कौन सा है? E2। मैंने E2 SN2 लिखा है, आप E1 SN1 भी कह सकते हो। ऑल सब्सटीट्यूशन आर काइनेटिकली whereas all elimination are thermodynamically. Elimination required higher band of temperature whereas substitution required lower band of temperature. कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो कि एलिमिनेशन कराना है सब्सटीट्यूशन, तो टेम्परेचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट किया है आप एलिमिनेशन कराओगे, सब्सटीट्यूशन नहीं कराओगे। वंस अगेन वरुण, आप मैंने एक बार और समझा दिया, आई होप आप क्लियर है। ठीक है, फाइन, क्लियर। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं होते, और उसको मैं एक्सेप्शन तो नहीं कहता, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखोगे तो आपको ये सही लगेगा। देखो ना, जैसे डबल बॉन्ड के अल्फा पे ब्रोमीन है, तो ये डबल बॉन्ड बना रहा है, तो अब ये ब्रोमीन को तो आप हटा ही नहीं सकते, इसीलिए इसमें सब्सटीट्यूशन नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलता, तो इसमें भी सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आपका विनाइलिक डबल बॉन्ड है तो ये बहुत फास्ट SN1 मैकेनिज्म शो करता है कि कार्बोकेटायन बन रहा है। हाई टेम्परेचर दिया है तो E1 शो करेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। रविराज, देयर इज नॉट सच ए रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर SN1 एंड E1। द रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरी विथ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपने रेंज पूछा है, इसलिए आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपको याद है, आपने ये पढ़ा होगा, एल्कोहल आप लेते हो 2 मॉलिक्यूल और इसमें ना H2SO4 डालते हो। क्या डालते हो? H2SO4। राउंड अबाउट 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब आप लेते हो तो आप सब्सटीट्यूशन कराते हो SN2 और आपको प्रोडक्ट मिलता है ईथर। ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर है। लेकिन अगर आप इसी H2SO4 में
आप अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हो तो आपको मिलता है एलिमिनेशन, दैट इज E1। तो देखो सब्स्टिट्यूशन इतने में हो रहा है, एलिमिनेशन इतने में हो रहा है। अब अगर मैं इथानॉल की जगह प्रोपानॉल लेता हूं ना तो ये टेम्परेचर का रेंज ही बदल जाता है। इसीलिए इसको टेम्परेचर से याद मत रखना, टेम्परेचर से एग्जाम में पूछते भी नहीं है। हर एक मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट बैंड ऑफ एनर्जी और डिफरेंट बैंड ऑफ टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है ये ना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है नियोपेंटाइल का, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसका एग्जांपल लिया है। प्राइमरी होने के बावजूद ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म शो करता है, क्योंकि सेकंड इसके अल्फा पे इतना बड़ा ग्रुप है कि सफिशिएंट स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक ना कर पाए। सो दिस इज एक्सेप्शनल केस फॉर SN1 रिएक्शन इन विच प्राइमरी विल गिव 180 में। सचिन, हाँ बिल्कुल ठीक बात है सर। अल्फा हेलोजन कीटोन SN2 क्यों देता है? रंजीत, जनरली क्या होता है ना, जब तुम SN2 की बात करते हो तो जैसे ये कार्बन में आपने ब्रोमीन दिया है, अब देखो जरा इसका लॉजिक समझना कि आप ये सोचो कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे क्यों अटैक करता है, क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इस कार्बन में ना पार्शियल प्लस है। अगर आप इस पार्शियल प्लस को बढ़ाओगे तो SN2 फास्ट नहीं हो जाएगा। तो आपने लिखा है कि अल्फा कीटो, अगर आप यहां कीटोनिक ग्रुप लगा दो, आपने कीटो लिखा है, मैं आपको ऐसे हजारों ग्रुप बता सकता हूं जिसका -I -R है, आपकी मर्जी जो चाहो लगा लो। आपने यहां लगाया, तो अगर आपने यहां लगाया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये पार्शियल प्लस चार्ज बढ़ेगा और SN2 के रेट को फास्ट कर देगा। दिस इज द ओनली रीजन कि SN2 ऐसे कंपाउंड से फास्ट होता है। ठीक है, फाइन, क्लियर है। अब आते हैं NGP की बात करते हैं, जिसको आप SNI रिएक्शन मैकेनिज्म भी कहते हो, जिसमें बच्चों को बहुत डाउट और कंफ्यूजन भी होता है। कौन सी मैकेनिज्म है ये? SNI। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको R से S बनाना है, ये इन्वर्जन है, तो ये परफेक्ट SN2 है, इजी है करना। R से R और S बनाना है तो ये इजी है, SN1 करा लो, आप रेसिमिक हो जाएगा। लेकिन R से R रिटेंशन ये थोड़े रेयर हैं और कम होते हैं। और यहां पे आता है आपका नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन और SNI रिएक्शन। SNI रिएक्शन, ये I लिखना था, कैपिटल हो गया। लाइन समझ आई? अब SNI होते कैसे हैं इसको समझते हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल देखो, इस कार्बन को देखना। देखो पहले तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखना। मान लेते हैं मेरा न्यूक्लियोफाइल है ब्रोमीन, ये वाला जो कार्बन है वो कैपिटल R है। ध्यान देना, कमेंट मत लिखना, 2 मिनट सुनना। ये वाला जो कार्बन है वो कैपिटल R है। देखो अगर ये ब्रोमीन बिलो द प्लेन है और ब्रोमीन भी बिलो द प्लेन आ जाए, तब क्या होगा? ये कार्बन अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं चेंज करेगा, R से R ही रहेगा। देखो रिएक्टेंट R, प्रोडक्ट भी R, इसका मतलब है रिटेंशन हुआ ना। द पॉइंट इज दैट रिटेंशन हुआ कैसे? तो NGP या जिसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हो, वो एक्चुअल में रिटेंशन डबल इन्वर्जन के थ्रू देता है। किस तरह से हुआ समझना। देखो जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगा है ना, उसके साथ वाले कार्बन में कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर है, बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, लाइक OH, लाइक NH2, लाइक SCH3, लाइक बेंजीन रिंग, लाइक एलाइलिक ग्रुप, लाइक विनाइलिक ग्रुप, लाइक सल्फर फॉस्फोरस एटम्स, है ना। तो ये सारे ग्रुप जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपेबल ऑफ डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर हैविंग न्यूक्लियोफिलिक एबिलिटी। तो अगर ये सल्फर के पास लोन पेयर हैं तो ये लोन पेयर अपने बैक साइड से अटैक कर रहा है। कहां से कर रहा है? बैक साइड से। देखो बैक साइड से अटैक हुआ तो जो पहला स्टेप है वो तो SN2 का है। अब SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है। तो ये सल्फर ने बैक साइड से अटैक किया, आयोडीन फ्रंट से लीव किया। ये वाला जो कार्बन है ना, देखो यहां R था, ये S हो गया। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ SN2 इन्वर्जन। अब आप देखो जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया, उसके अटैक करने से पहले ही सल्फर ने अटैक किया था। अब आपका न्यूक्लियोफाइल Br कहां से अटैक करेगा? जो लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट यानी बैक। अब ये दोबारा बैक से अटैक कर रहा है तो डबल इन्वर्जन हुआ ना। अब दोबारा अगर Br यहां से अटैक कर रहा है तो ये S से क्या बन गया? R। लेकिन हमें ये इंटरमीडिएट की तरह हम इसको बिहेव कर रहे हैं क्योंकि ये तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखेंगे तो R से हमें R ही मिला, लेकिन जबकि ये डबल इन्वर्जन के थ्रू रिटेंशन की तरफ मूव किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि नेबर ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया। ये लाइन समझ आई? इंटर इंट्रामोलिक्यूलर एक बार बता दूंगा, बिल्कुल ठीक है। ये समझ नहीं आया हर्षित? चल ठीक, एक बार और समझाता हूं, देख सुन। ठीक है, मैं एक बार और बताता हूं, सुनो। देखो ये जैसे आयोडीन है ना, ये बिलो द प्लेन है। हाँ रिपीट कर रहा हूं रवि, एक बार और सुन ले। देख ये बस तुम अभी कमेंट खत्म करो और इसको देखते जाओ।
देखो ये कार्बन है और ये आपका लिविंग ग्रुप है। तो मैं ये कह रहा था कि लिविंग ग्रुप और आपने Br माइनस लिया, तो मैंने कहा यार ये वाला ना कैपिटल R है। तो अब जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगाया, इसके साथ वाले कार्बन में अगर आपने ऐसा कोई ग्रुप लगाया जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसने बैक साइड से अटैक किया, R से आपको क्या प्रोडक्ट मिला? S, इन्वर्जन हुआ। अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसने इसके बैक से अटैक किया, तो ब्रोमीन अपनी जगह पे आ गया, तो ये S से क्या मिला? R। तो हमारा रिएक्टेंट R था, हमारा प्रोडक्ट भी R है, मेरे लिए रिटेंशन हुआ। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म को देखोगे तो पहले R से S बना, है ना, इन्वर्जन, फिर S से R मिला, इन्वर्जन, ये भी इन्वर्जन है, ये भी इन्वर्जन है, 2 बार इन्वर्जन हुआ, इसीलिए रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिला R से R। ये कह रहा हूं मैं। ये लाइन समझ आई? क्लियर हो गई बात? अब आते हैं हम कुछ और एग्जांपल्स में जो एनजीपी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट इसका लेना। एक तो सल्फर हो गया, एक एसिटेट आयन है जो एनजीपी में पार्टिसिपेट करते हैं, एक बेंजीन रिंग है जो एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है। ये लाइन समझ आई? स्क्रीनशॉट लिया। एक और कंपाउंड है एसिटेट का, जिसको मैंने एक डिटेल में एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है, डबल इन्वर्जन का, जिसकी बात अभी भी मैंने की है। ठीक है, ये एक और एग्जांपल लिया है मैंने बेंजीन रिंग का नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन के साथ, कि बेंजीन रिंग किस तरह से एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है और सेम प्रोडक्ट मिलता है। कोई नई बात नहीं है। रवि प्रकाश बिल्कुल सही कह रहे हो आप, रिटेंशन के लिए हमेशा इन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। एक और एग्जांपल है जिसमें ना मल्टीपल इन्वर्जन को यूज किया और बहुत अच्छी तरह से यूज किया। देखो कैसे, इस कार्बन को देखो, यहां पे क्या है, ये मान लो कैपिटल R है, सल्फर के लोन पेयर ने अटैक किया और ये बन गया S। अब जो N3 है उसने फ्रंट साइड से अटैक किया, ये बन गया R, सल्फर वापस चला गया, अब वापस वाला सल्फर इस पे चला गया, तो ये अगर R था तो यहां बन गया होगा S, इसने दोबारा से अटैक किया, ये दोबारा बन गया R। तो देखो R से R रिटेंशन, R से R रिटेंशन, और दोनों में डबल इन्वर्जन है। क्लियर? क्लियर है? जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वीडियो दोबारा प्ले करना और स्क्रीनशॉट आप उस समय ले सकते हो। ठीक है, एनजीपी क्लियर हो गई, बात समझ आ गई सबके? ठीक, फाइन। अब आते हैं बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डाउट भी आते हैं बहुत सारे बच्चों को। यार जितना टाइम बचा हुआ है ना, जितना टाइम मेरे पास है, उसमें मैं इतना ही स्पीड से पढ़ा सकता हूं। देखो, इसको शुरू करते हैं हम बेसिक से थोड़ा सा, है ना। ठीक है, देखो बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या मतलब है, मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं। क्या, मान लो ये X नेगेटिव है, ठीक है, और ये ना H प्लस के साथ बॉन्ड बना रहा है। मैं आपको एक समझाने के लिए डेटा दे रहा हूं, ये डेटा सही नहीं है, बस समझाने के लिए। और ये जो X प्लस है वो C प्लस के साथ बॉन्ड बनाता है। देखो, जब ये H और X के बीच में बॉन्ड बनता है तो 10 जूल एनर्जी रिलीज होती है। H और X के बीच में बॉन्ड बनता है तो 20 जूल एनर्जी रिलीज होती है, मान लेते हैं। अब कमेंट मत लिखो, सुनना बस, ठीक है, कमेंट मत लिखना, सुनना। इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, मतलब इंस्टीट्यूट में पढ़ा था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखो, X माइनस ने ना H के साथ बॉन्ड बनाया तो 10 जूल रिलीज हुआ, X माइनस ने C के साथ बॉन्ड बनाया, 20 जूल रिलीज हुआ। तो क्या ये बोलना ठीक है कि जब X माइनस H के साथ बॉन्ड बनाता है तो 10 जूल रिलीज करता है, लेकिन C के साथ बॉन्ड बनाता है तो 20 जूल रिलीज करता है? तो X की एफिनिटी, समझना, X की एफिनिटी कार्बन के लिए ज्यादा है। तो X माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। अच्छा, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है किसी भी एटम की कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। तो बहुत आसान हो गया इसको समझना, तो कि अगर C के साथ बॉन्ड बना रहा, इतना रिलीज हुआ और इसके साथ इतना हुआ, तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। फिर कंफ्यूजन कहां होता है, इस पे आते हैं। देखो, आपने ये बॉन्ड एनर्जी अगर आपको पता है, फिर तो आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है। अब आपके काम कहां आसान और कहां मुश्किल होते हैं, इसको समझते हैं। X माइनस आप एक कंटेनर में डालो, इसमें ना H प्लस और C प्लस दोनों है।
आपने X माइनस डाला और आपको ये बताना है यार इन दोनों में किस पे अटैक करेगा। आपको पहले से पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो आप बोलोगे यार ये ना C प्लस के साथ अटैक करेगा। अब तक तो आसान है, सब समझ में आ गया, कंफ्यूजन कहां है सुनना। अब आप ऐसा करो, यही X माइनस लो, इस कंटेनर में आपने H प्लस भी लिया और C प्लस भी लिया। ये जो H प्लस है ये 1000 मोल्स है और ये जो C प्लस है वो 1 मोल है। अब आप X माइनस को पानी में डालो, अब कहां अटैक करेगा। अब X माइनस को क्या ये पता है कि बेटा मैं तो न्यूक्लियोफाइल हूं, पहले मैं उस पानी में ढूंढता हूं कि C प्लस कहां है, क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी निकलेगी, तब तक H प्लस भी मिलेगा उसको रास्ते में, तो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को बॉन्ड नहीं बनाना, मुझे C प्लस के साथ ही बॉन्ड बनाना। हो सकता है क्या? आंसर इज नो। एंटायर रिएक्शन इज प्रोबेबिलिटी। अब जैसे ही X प्लस पानी में आया, चारों तरफ हाइड्रोजन ही दिख रहे हैं उसको। अब उसको इससे कोई मतलब नहीं यार C प्लस कहां है, मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, बोलेगा यार इतने H प्लस है, चिपक जाओगे किसी के साथ, स्टेबल तो हो जाओगे। तो यहां पे ये X माइनस H के साथ कॉम्बाइंड हो गया। प्रॉब्लम पता है कहां है? प्रॉब्लम ये है, आपने ये पढ़ा है कि X माइनस तो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वही न्यूक्लियोफाइल इस वाले कंटेनर में एक बेस बन गया। जब इस वाले में बेस बन गया तो बच्चे पूछते हैं कि सर X माइनस तो न्यूक्लियोफाइल था, ये यहां बेस कैसा बन गया, यहां तो कुछ भी हो जा रहा है। अब समझ में आया क्यों हो रहा है कुछ भी? इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी इज मेनली डिपेंड अपॉन टू मेन फैक्टर। वन इज बॉन्ड एनर्जी, second is the quantity of hydrogen or C plus which is present in the solution। अब आप बोलोगे यार क्या हम सबका एनर्जी याद रखेंगे? आंसर इज नो। तो इसका क्या शॉर्टकट है? एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं जिससे आपको ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट थोड़ा समझ आएगा। देखो, अगर बात करें किसी बेस की, है ना, किसी भी बेस की, तो हम ये बोलते हैं यार बेस ना हाइड्रोजन पे अटैक करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है? कार्बन पे। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं? ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहा हूं। बेस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है। आप बोलोगे यार यही भी तो बेसिक सी बात है। एक और बात है इसमें, कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन फॉर्म्स 1 बॉन्ड। अब आप सोचो, आपके न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिक हिंड्रेंस से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन आपके बेस को स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका हाइड्रोजन एक तरफ से तो पूरा खाली है, लेकिन कार्बन ऐसे एक तरफ से एक्सपोज्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल जिसको आप कहते हो उसका साइज बड़ा हुआ तो वो कार्बन तक तो पहुंच ही नहीं सकता, तो फिर किस बात का न्यूक्लियोफाइल, यानी वो न्यूक्लियोफाइल रहा ही नहीं। मैं बोलना क्या चाहता हूं अब समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो, अगर मेरे पास OH माइनस है, अगर मेरे पास CH3 CH2 माइनस है, अगर मेरे पास CH3 CH3 CH3O माइनस है, और मेरे पास CH3 CH3 CH3O माइनस है। इन जनरल व्हाट वी से कि किसी भी एटम में जब नेगेटिव चार्ज बढ़ती है तो हम कहते हैं यार न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ती है। ये यूजलेस डेटा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर बढ़ती है ना तो बेसिसिटी भी बढ़ती है, तो कोई मतलब नहीं है इसका। जरा इस डेटा को देखो, जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं ना, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि प्लस आई वाले ग्रुप लग रहे हैं। तो प्लस आई अगर लग रहे हैं तो नेगेटिव बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पैरेलली नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होना चाहिए और बेस भी होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे कार्बन पे अटैक कराना है तो क्या ये वाले ग्रुप कार्बन तक पहुंच पाएंगे? आंसर इज नो। ये छोटा है, ये पहुंच जाएगा, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? बेस की तरह काम कर रहे हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको इसी वाली बात का, जो मैंने अभी लिखा बोर्ड पे। देखो, आपने बहुत बार देखा होगा कि CH3 CH2 Br में जब आप KOH और वाटर डालते हो तो आप प्रोडक्ट बनाते हो CH3 CH2OH एंड द मैकेनिज्म विच यू फॉलो इज SN2। लेकिन इसी कंपाउंड पे जब आप KOH और C2H5OH डालते हो तो आप बनाते हो एल्कीन विच इज मैकेनिज्म ऑफ E2। उसका रीजन क्या है कि जब आप KOH और वाटर डालते हो द अटैकिंग स्पीसीज इज एक्चुअली OH माइनस, whereas when you add alcoholic KOH the attacking species is actually O minus C2H5। अब ये थोड़ा बड़ा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाता है, टेम्परेचर भी बड़ा है तो इसलिए E2 दे देता है और बेस की तरह बिहेव करता है। ये छोटा है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और SN2 की तरह आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये फर्स्ट पार्ट था न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को आइडेंटिफाई करने में, लेकिन सेकंड पार्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है। अब कॉन्सेंट्रेशन से क्यों रिलेटेड है, अब मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, अब देखो मेरी ना जो सॉल्वेंट की कैटेगरी है वो 4 है, एक नॉन पोलर, एक पोलर, एक पोलर प्रोटिक, एक वीकली पोलर एप्रोटिक। अब इसका सॉल्वेंट का क्या रोल है इन चीजों में, इसको समझाता हूं हैलोजन वाले कंपाउंड से। देखो अगर मैं हैलोजन की बात करूं तो मेरे पास फ्लोरीन नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है सॉरी 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 तो फ्लोरीन नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव है। अब आप देखो फ्लोरीन का साइज है छोटा, तो एक छोटे से एटम पे नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन का साइज इससे थोड़ा बड़ा है, तो क्लोरीन में ऐसा नेगेटिव चार्ज है। ब्रोमीन का थोड़ा और बड़ा है, तो ऐसा है। आयोडीन का थोड़ा और बड़ा है, ये ऐसा है। तो अगर आप मुझसे ये पूछे हो कि इनमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो मेरे लिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो मेरे लिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन है फ्लोरीन बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन उसके बाद है, ब्रोमीन उसके बाद है और आयोडीन उसके बाद है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ये ऑर्डर किसका होना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। अब आते हैं सॉल्वेंट का क्या रोल हो जाएगा इस पे, तो चलो शुरू करते हैं। देखो अगर मैं वाटर लेता हूं, क्या लेता हूं? वाटर, यानी पोलर सॉल्वेंट, सही है। अब मैंने आपसे पूछा कि NaF, NaCl, NaBr और NaI में सबसे अच्छे न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे, तो क्या होगा सुनो। देखो होता क्या है कि जो F है उसका साइज छोटा है, तो F छोटा साइज है तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल इसको ट्रैप कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये F माइनस इतना ट्रैप्ड है कि इसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन आयोडीन का साइज बड़ा है, नेगेटिव काफी कम है, तो ट्रैपिंग भी कम है। अब अवेलेबल कौन ज्यादा है? I माइनस। दैट मीन्स मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर आपने NaF और NaI दोनों पानी में लिया तो I माइनस हजारों की क्वांटिटी में अवेलेबल है और F माइनस कंप्लीटली ट्रैप्ड है। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया? I माइनस। तो इसलिए क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप वाटर लोगे तो ऑर्डर I माइनस एक बेटर न्यूक्लियोफाइल का होगा, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। ऑल्दो F माइनस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, बट स्टिल F माइनस एक्ट एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल इन वाटर बिकॉज ऑफ द ट्रैपिंग। साइमल्टेनियसली अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो CCl4, तब ये ऑर्डर क्या होना चाहिए? लिखना जरा कमेंट में, आपके हिसाब से क्या ऑर्डर होना चाहिए? सचिन आपका क्वेश्चन सॉरी मैंने देखा नहीं था। मिथानॉल आपने पूछा क्या देगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन देगा। देखो CCl4 में क्या होता है, आपने ये देखो CCl4 में ऑर्डर यही होगा, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस का। उसका रीजन मैं बताता हूं। देखो Na प्लस और F माइनस की जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो टूटेगा ही नहीं CCl4 में, टूटेगा नहीं तो F माइनस अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन Na और I का बॉन्ड बहुत जल्दी और वीकर है तो टूट जाएगा, तो I माइनस की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, इसीलिए सेम ऑर्डर होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एसीटोन में क्या ऑर्डर होगा, तो क्या होगा सुनो। एसीटोन में क्या ये बोलना ठीक है, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव है, तो वो ना सारे कैटायन को आपका क्या करेगा? ट्रैप कर देगा। अगर सारे कैटायन को उसने ट्रैप कर दिया तो क्या हुआ? सारे एनायन अवेलेबल हो गए। अब एनायन अवेलेबल है तो सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी किसकी है? F माइनस की, फिर Cl माइनस की, फिर Br माइनस की और फिर I माइनस की, तब जाकर के ये ऑर्डर आएगा। ये लाइन समझ आई? क्लियर है? फाइन। अब आते हैं, मैंने कुछ ऑर्डर आपके न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए कुछ लिखे हैं जो एग्जाम में पूछते भी हैं। जैसे देखो फर्स्ट वाला, पोलर सॉल्वेंट में HS माइनस एक्ट एज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल इन OH माइनस, जबकि ऑक्सीजन का नेगेटिव ज्यादा है, फिर भी HS इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है। वीकली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का ऑर्डर है CF। स्क्रीनशॉट लेना थोड़ी देर में, पहले मैं सारे डिस्प्ले में डाल दूं। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस न्यूक्लियोफाइल और बेस के ऊपर पूछते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है, ये उन सब का ऑर्डर है। तो लेकिन सॉल्वेंट के साथ याद रखना जैसे मैंने अभी समझाया था, तो ये ऑर्डर ऐसा आएगा। वीकली पोलर का ऑर्डर CF RBF के फॉर्म में आएगा। OH माइनस जो नेगेटिव है वो न्यूट्रल से ज्यादा होते हैं, NH2 भी OH भी। और कार्बन पे नेगेटिव सबसे अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, फिर नाइट्रोजन के होते हैं, फिर ऑक्सीजन के होते हैं और फिर हैलोजन के होते हैं। तो अगर एग्जाम में इसके ऑर्डर बदलेंगे तो भी आप आराम से कर पाओगे। साइमल्टेनियसली प्लस I ग्रुप अगर लगे हैं तो बेस स्ट्रांग होते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रांग होते हैं। इसका वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए क्योंकि वो रेजोनेंस पे जा रहा है। साइमल्टेनियसली यहां पे ये इसीलिए ज्यादा लिखा है मैंने क्योंकि ये मैं इसको रेजोनेंस पे लिया तो अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा हूं और इसमें अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ रही, नहीं तो रिवर्स होता है इसका आंसर भी।
ये लाइन सबके समझ में आ गई? क्लियर है? एप्रोटिक मीन्स जिसमें हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव नहीं है। ये एक ओवरऑल ऑर्डर है न्यूक्लियोफाइल का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम यूज करते हैं। तो इस एक डेटा को भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये भी बार बार यूज होता है। क्लियर? मैं पायल आपका डाउट नहीं देखा, सॉरी। तो आज इतना ही करते हैं। इसके आगे अब मैंने अब आपको ना SN1 SN2 SN1 ये सारे रिएक्शन मैकेनिज्म समझा दिए। अब कल की क्लास में इन सबके कंपैरिजन कराऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी रिएक्शन होती है, कैसे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करते हैं, और SN2 के क्वेश्चंस कल करेंगे। ठीक है? आज थोड़ा गला खराब है इसलिए जल्दी छोड़ रहा हूं। ठीक है? तो अब अभी भी जिसके डाउट नहीं ले पाया वो डाउट सेक्शन में पोस्ट करना, वहां पे मैं आंसर कर दूंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है? तब तक इतना पढ़ लेना। हाँ, टेलीग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, कल आपको दे दूंगा। ठीक है? थैंक यू।